नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। सीपीआई माओवादी की जो स्थापना हुई थी 2004 ईस्वी में, इस स्थापना में सिर्फ दो बड़े संगठन सीपीआई एमएल पीपुल्स वार और एमसीसीआई का ही योगदान नहीं था। इसमें कई अन्य छोटे छोटे संगठन जो कि बिहार में या फिर अन्य राज्यों में लगातार काम कर रहे थे, उन लोगों का भी इसमें मर्जर हुआ था। दस्तावेज की माने तो इसमें 6-7 पार्टियों का मर्जर एक साथ हुआ था और सीपीआई माओवादी का स्थापना हुआ था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सीपीआई माओवादी की स्थापना आनन फानन में की गई, या यूं कहें कि सीपीआई एमएल पीपुल्स वार और एमसीसीआई के बीच बिहार में जो भयानक क्लैश चल रहा था, जिसमें लोग बताते हैं 300 से 400 लोगों तक की हत्याएं हुई थी आपसी क्लैश में। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर जो दबाव बनाया गया था जनता के द्वारा, उस दबाव का एक परिणाम था कि इस गठन को किया गया, इस मर्जर को लागू किया गया, चालू किया गया। हालांकि जब मैंने इस सवाल को सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य जगदीश चंद्र यादव जी से मैंने सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि आनन फानन में नहीं हुआ था, बल्कि 70 दिनों तक लगातार चलने वाली बेहद बहसों के बाद सीपीआई माओवादी की स्थापना हुई थी। उसको लागू किया गया था, मर्जर को फुलफिल किया गया था। लेकिन वस्तुगत स्थिति जब देखा जाता देखेंगे गौर से आप, अगर जिस तरह से 2025 के बाद जिस तरह से सीपीआई माओवादी दमन होता है, उसके बाद लगातार लोग निकलते चले जाते हैं पार्टी से, और बाद में चलता है पता कि ये लोग 2011 ईस्वी से ही सीपीआई माओवादी से अलग हो रहे थे, अब या अलग हो चुके थे। इसकी घोषणा ही महज 25, 24 या 26 के बाद हुई है। लेकिन तमाम प्रक्रिया पहले से ही हो चुका था 2011 के बाद से। मल्लजुल्ला वेणुगोपाल राव का भी यही कहना था। और जब मैंने बिहार में सीपीआई माओवादी के एक दूसरे लीडर अर्जुन प्रसाद सिंह से जब मैंने बात किया था, उन्होंने यही कहा था कि हम तो 12 से ही सीपीआई माओवादी से अलग हैं। हालांकि इसकी घोषणा 2024 में हुई थी, जो कि एक लंबा गैप दिखाता है कि काफी कोशिश सीपीआई माओवादी लीडरान कर रहे होंगे चीजों को समेटने का। लेकिन अब चीजें पूरी तरह से साफ हो गई कि 2004 ईस्वी में जो सीपीआई माओवादी का गठन हुआ था, उसमें सचमुच में कहीं न कहीं वैचारिक तौर पर एक लापरवाही बरती गई थी, या उसके प्रति उदारता का भाव रखा गया था कि इसको हम बाद में कभी बहस में निपटा लेंगे, समेट लेंगे। परिणाम ये हुआ कि वो चीज कभी भी निपटा नहीं जा सका। मसला लीन प्याओ का सवाल, इन दिनों तो लीन प्याओ का सवाल भी प्रमुखता से उठ गया है। और इसके बाद सीपीआई माओवादी से निकले हुए कई लोग, इसमें कि बलराज का भी नाम शामिल है, दर्शन पाल हैं, अर्जुन प्रसाद सिंह हैं, यहाँ तक कुछ लोग बोलते हैं कि फवाद गांधी और मल्लजुल्ला वेणुगोपाल राव की भी उसमें सहमति है। इन लोगों ने मिलकर के एक अलग पार्टी का स्थापना किया, और स्थापना के बाद एक नई तीसरी पार्टी में वो मर्ज कर गए, जिसको कि सीपीआई एमएल मास लाइन का नाम दिया गया, या उसमें जाकर के ये मर्ज कर गए। जो भी स्थिति हो, तो हम देखते हैं कि किन सवालों पर सीपीआई माओवादी में और ये जो निकल करके आए हैं उधर से सीपीआई माओवादी से, उन लोगों में किन किन सवालों पर मतभेद था, किन किन सवालों पर उनकी सहमति असहमति में वक्त के साथ बदल गया, जिसको कि वो चाहते थे कि एक साथ ही रहे, अलग ना हो। लेकिन ऐसा परिस्थिति ने होने नहीं दिया। आइए तो इस पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सवाल थे और उसके क्या स्थिति निकली। सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य बलराज जब सीपीआई माओवादी से अलग होते हैं, और उन अलग होने के बाद वो फिर एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसके साथ दर्शन पाल, अर्जुन प्रसाद सिंह जो बिहार में काम कर रहे थे, दर्शन पाल जो पंजाब में काम कर रहे थे, इन लोगों ने एक समूह का गठन किया था
और समूह का नाम उन्होंने दिया था क्रांतिकारी कम्युनिस्ट केंद्र, आरसीसी। आरसीसी बना करके ये लोग अपना काम कर रहे थे। और इसके बाद कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले या कहें 1 सप्ताह पहले, इन्होंने एक नई पार्टी जो कि 2024 में इनका निर्माण हुआ था, CPI-ML मास लाइन, उनके साथ ही जाकर के मर्ज कर जाते हैं, विलय कर जाते हैं। किन सवालों पर इनका था वो पॉइंट पर चर्चा करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मेरे पास जो उनके द्वारा दिया गया दस्तावेज था उसका 12 पॉइंट में वो सवाल था जो सहमति के बिंदु पर एकमत हुए थे। उसमें पहला सवाल था जो आरसीसी मतलब कम्युनिस्ट केंद्र, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट केंद्र मतलब सीपीआई माओवादी से निकले हुए बलराज के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने नाम दिया अपने ग्रुप का या समूह का क्रांतिकारी कम्युनिस्ट केंद्र आरसीसी। और CPI-ML मास लाइन, इनके बीच में जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी उसमें जो 12 पॉइंट तय किए गए थे, उसमें पहला पॉइंट है भारतीय समाज। इसमें उन्होंने कहा है कि भारत मुख्य तौर पर एक पूंजीवादी देश है। भारतीय इजारादार पूंजीवाद का चरित्र साम्राज्यवादी शक्तियों पर निर्भरता का है। यहां कमजोर पड़ती प्राक पूंजीवादी ताकतों की भी मौजूदगी है। इस बात को ये पहला ही पॉइंट है जो कि सीपीआई माओवादी की बुनियादी प्रस्थापना से पूरी तरह से अलग है। सीपीआई माओवादी साफ तौर पर मानती है भारत आज भी अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था है। लेकिन जो लोग वहां से निकल करके आए हैं सीपीआई माओवादी से बलराज के नेतृत्व में, जो कि पुलिस सदस्य रहे हैं उनका स्पष्ट मानना है कि भारत अब पूंजीवादी देश है। यह बताना चाहेंगे हम आपको कि कोई भी समाज जो कि सामंती समाज में है, बिना क्रांति किए वो पूंजीवाद में बदल नहीं सकता है, ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं। बहरहाल जो भी है वो आपके सामने है। दूसरा पॉइंट है भारतीय राजसत्ता पर बड़े पूंजीपतियों और कमजोर पड़ती प्राक पूंजीवाद। प्राक पूंजीवाद का मतलब हो गया कि पूंजीवाद से पहले का व्यवस्था मतलब सामंती व्यवस्था। प्राक पूंजीवादी ताकतों का शासन है। भारतीय शासक वर्ग की अपने स्वयं की पहचान है और यह साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ मोल भाव करने की क्षमता रखता है। तीसरा पॉइंट है भारतीय क्रांति का चरण जनता की जनवादी क्रांति का चरण है जो समाजवाद की ओर बढ़ेगी। भारतीय क्रांति विश्व समाजवादी क्रांति का हिस्सा है। यहां पर सीपीआई माओवादी से फर्क यह है, सीपीआई माओवादी ये मानती है कि भारत में नव जनवादी क्रांति होनी है, मतलब पूंजीवादी क्रांति होनी है। नवजनवादी क्रांति को पूंजीवादी क्रांति बोलते हैं और उसके बाद का चरण जो होगा वो समाजवाद की तरफ जाएगा। मतलब सत्ता जो कायम करेंगे ये वो नवजनवादी क्रांति के जरिए होगा, पूंजीवाद आएगा। इसके बाद जब सत्ता में रहेंगे ये तो पूंजीवाद को धीरे धीरे ये समाजवाद की ओर ले जाएंगे, क्योंकि चीन में हुआ था। ये सीपीआई माओवादी का मानना था। लेकिन आरसीसी जो कि मतलब बलराज के नेतृत्व में लगे हुए थे, उनका ये मानना है कि क्रांति के चरण जो है जनता जनवादी क्रांति के चरण है जो समाजवाद की ओर बढ़ेगी। शाब्दिक डिफरेंस है लेकिन इसका असर अलग अलग पड़ता है। चौथा पॉइंट है साम्राज्यवाद, इजारेदार पूंजीवाद और कमजोर पड़ती प्राक पूंजीवादी ताकतें क्रांति के शत्रु है। ये प्राक पूंजीवादी ताकतें मतलब सामंतवाद की बात कर रहे हैं, सामंतवाद लिखे बगैर। पांचवा पॉइंट है मजदूर वर्ग क्रांति का नेतृत्व करेगा। मजदूर किसान गठबंधन के आधार पर मजदूर वर्ग, किसान, छोटे बुर्जुआ और मध्यम बुर्जुआ वर्ग क्रांति की सहयोगी ताकतें होगी। छठा पॉइंट है मुख्य अंतर विरोध साम्राज्यवाद, जायदार पूंजीवाद और कमजोर पड़ती प्राक पूंजीवादी ताकतों का गठबंधन बनाम आम जनता के बीच अंतर विरोध मुख्य अंतर विरोध है। सातवां पॉइंट है
इस समय भारतीय जनता और भारतीय क्रांति को आरएसएस बीजेपी की फांसीवादी ताकतों से गंभीर खतरा है। ये शासक वर्ग के सामने प्रतिक्रियावादी हिस्सा है जो जायदार पूंजीवाद के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। 8वां पॉइंट है फांसीवाद से लड़ना और इस खतरे को दूर करना हमारा मौजूदा मुख्य काम है। इस फांसीवादी खतरे से लड़ने के लिए संघर्ष और संगठन के हर तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारी क्रांति 15वां पॉइंट में है हमारी क्रांति की मार्गदर्शक विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ त्से विचारधारा है। यहां भी इसमें फर्क है। सीपीआई माओवादी मानती है कि भारत का जो थॉट है, मार्गदर्शक लाइन है, वो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद है, जबकि इनका मानना है कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ त्से विचारधारा है। दोनों में बुनियादी फर्क है समझ के स्तर पर और कार्य प्रणाली के स्तर पर भी। हम आगे लिखते हैं ये हम अपनी सभी गतिविधियों में सरबरा अंतरराष्ट्रीयतावाद का पालन करेंगे और साम्राज्यवादी आक्रामकता व हस्तक्षेप के खिलाफ जनता के संघर्ष में सबसे आगे रहेंगे। 10वां पॉइंट इनका है हम राष्ट्रीयताओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, समाज के दबे कुचले तबकों और जन आंदोलनों पर हर तरह के राज दमन का हमेशा विरोध करेंगे। 11वां पॉइंट है हालांकि हमारा संगठनात्मक मार्गदर्शक सिद्धांत जनवादी केंद्रता है, तथापि हम एक तरफ नौकरशाही केंद्रता और दूसरी तरफ अति जनवाद के पनपने को लेकर बहुत सावधान रहेंगे। 12वां पॉइंट है भारतीय क्रांति की जीत हासिल करने के लिए हमें दीर्घकालीन जनयुद्ध और संसदीय रास्ते को खारिज करते हुए संघर्ष और संगठन के हर उपलब्ध तरीकों का इस्तेमाल करके देशव्यापी राजनीतिक उभार पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह जो पॉइंट है 12वां पॉइंट, इसमें ये दीर्घकालीन जनयुद्ध और संसदीय रास्ते को खारिज करते हुए, मतलब जो सीपीआई माओवादी का लाइन है और माओ का लाइन है, दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए सत्ता पर कब्जा करेंगे, माने गांव से शहर की तरफ घेरेंगे। सशस्त्र क्रांति की बात यहाँ पर है सीपीआई माओवादी के तहत। लेकिन यहां पर आप देखें अगर गौर करके, यहां पर उल्टा है, नहीं है। यहां पर क्रांति की जीत हासिल करने के लिए हमें दीर्घकालीन जनयुद्ध माने दीर्घकालीन लोकयुद्ध और संसदीय रास्ते को खारिज करते हुए, दोनों को खारिज कर रहे हैं। मैं सशस्त्र क्रांति को भी खारिज कर रहे हैं, हथियारबंद आंदोलन को भी खारिज कर रहे हैं और चुनाव के लाइन को भी ये खारिज कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी संघर्ष का माध्यम है उसको वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक अंतर है जो कि सीपीआई माओवादी में और इन लोगों में जो कि मास लाइन में इनपुट किए हैं या उनसे मर्जर किए हैं। इसमें एक बहुत मजेदार चीज है जो कि समझना चाहिए कि आखिर क्यों सीपीआई माओवादी से ये लोग अलग हुए हैं। ये जो लोग अलग हुए हैं इनकी स्पष्ट समझदारी सशस्त्र क्रांति की ओर नहीं था, शुरू से भी नहीं था लगता है। यही कारण है कि बदलते परिस्थिति के हिसाब से इन्होंने जो है सशस्त्र क्रांति को भी खारिज कर दिया और संसदीय रास्ते को भी खारिज कर दिए। ये तो ये एक बड़ा अंतर है। अब जब मैंने डॉक्यूमेंट पर देखने की कोशिश किया नेट पर मास लाइन के बारे में, सीपीआईएमएल मास लाइन के बारे में, तो उसके बारे में पता चला मुझे कि इनका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी मास लाइन है, मतलब सीपीआईएमएल मास लाइन एक संशोधनवाद विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका गठन मार्च 24 में 3 क्रांतिकारी संगठनों के विलय के माध्यम से हुआ था। इसमें सीपीआईएमएल प्रजापंथ, सीपीआईएमएल क्रांतिकारी पहल और पीसीसी सीपीआईएमएल, ये 3 संगठनों के मर्जर के बाद इस पार्टी का निर्माण हुआ था मास लाइन, सीपीआईएमएल मास लाइन। और इसमें एक चौथी पार्टी जो बलराज का था, बलराज का जो सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य रहे थे और वहां से निकल गए थे, तो इनके तरफ से मर्जर हुआ। तो अब कहा जा सकता है कि 4 अलग पार्टियों का समूह का मिलन
एक संगठन बनकर के मास लाइन का निर्माण हुआ है, CPIML मास लाइन। अब चूंकि ये लोग CPI माओवादी से निकल करके बाहर आए हैं और CPI माओवादी के सशस्त्र आंदोलन वो खारिज करते हुए बाहर आए हैं, तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर एक नई डिबेट, नया बहस शुरू हुआ है, होगा या हो रहा है, जो कि सदियों से चलता रहा है। वो रहा है सशस्त्र क्रांति बनाम जो अन्य रास्ते हैं, धरना प्रदर्शन अनशन वगैरह का, उस सब प्रक्रिया के जरिए। यही कारण है कि कई बार CPI माओवादी की तरफ से बलराज के खिलाफ, दर्शन पाल के खिलाफ, अर्जुन प्रसाद सिंह के खिलाफ प्रेस बयान जारी हुए हैं, बार बार जारी हुए हैं। और इसी कड़ी में आपको सीमा आजाद और विश्व विजय का भी एक खिलाफ भी NCC की तरफ से पत्र जारी हुआ था। मैं CPI माओवादी की कमेटी NCC उत्तर समन्वय समिति की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें कि इनको भी विश्व विजय और सीमा आजाद को भी इन लोगों का समर्थक, बलराज का समर्थक बताया गया और उनको इस तरह से उनको खारिज किया गया CPI माओवादी की तरफ से। ये एक पूरी परिस्थिति है, पूरा चीज है जो कि आपके सामने है। और इसी प्रक्रिया में इसीलिए मैं कह रहा था शुरू से ही कि CPI माओवादी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। CPI माओवादी की जब स्थापना हुआ था, उस स्थापना में तमाम दलों का जो लोग थे, कई पार्टियों का एक साथ मर्जर हुआ था और उसमें पूरी तरह से विचारधारात्मक एकता नहीं थी। ये जो मर्जर हुआ है, मर्जर के पॉइंट पर जो 12 पॉइंट मैंने बताया आपको RCC की तरफ से और मास लाइन की तरफ मर्जर के बीच मुख्य बिंदु था, तो ये साफ दिखाता है कि CPI माओवादी का जब गठन हुआ था, उस दरमियान, उस समय CPI माओवादी के अंदर इन सवालों पर गहन विवाद था। उसको या तो दबा दिया गया था या फिर उसको कभी बाद में सलट लेंगे, बाद में संघर्ष चला करके उसको ठीक कर लेंगे। इस उदारतावाद का शिकार होकर के CPI माओवादी का स्थापना हुआ था, जिसके कारण कि मात्र 6-7 सालों में, मैंने 2011 ईस्वी के बाद से ही संगठन लगातार कमजोर होता चला गया और आज पार्टी बहुत बड़े संकट में घिरी है, जहां उनके सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं, हजारों जेल में गए हैं, हजारों सरेंडर किए हैं। ये पूरी हालात है। इस चीजों पर एक जो मैंने पिछले दिनों जो बात किया था आपको पिछले वीडियो में, वो रामाधार सिंह जो पूर्व विधायक रहे हैं और उन्होंने जो किताब पब्लिश किया था, उस किताब में वो कुछ चीज को लिखते हैं। उस किताब में वो लिखते हैं संशोधनवाद का जन्म कैसे होता है और उसका माता पिता कौन है। हम आपको चाहते हैं कि ये पढ़ के सुनाना। इसमें ये लिखते हैं, इतिहास हमें बताता है कि संशोधनवाद साम्राज्यवाद के खून से जन्म लेता है और साम्राज्यवाद ही उसका माता पिता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही साम्राज्यवाद अपने बच्चे रूपी संशोधनवाद का भी पालन पोषण करता है। अगर यह कहा जाए कि संशोधनवाद साम्राज्यवादी नीति की उपज है, पुनः संशोधनवाद श्रमिक अभिजात वर्ग को खरीदे और पालने पोषने को साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था। अब आधुनिक संशोधनवाद निश्चित रूप से पैदा हुआ है। कोई भी कीमत चुकाने के लिए साम्राज्यवाद ने अब अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। जैसे हमारे देश और दुनिया में कम्युनिस्टों को खरीदने व उनको भ्रष्ट बनाने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी खर्च कर रहा है। भारत में साम्राज्यवाद कम्युनिस्ट आंदोलन को गलत दिशा में भटकाने में सक्षम हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पैसे के बल पर भ्रष्ट बनाया और फिर कम्युनिस्ट आंदोलन गलत दिशा में मरवा दिया। ये चीज रामाधार सिंह जो हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं और निर्दलीय विधायक रहे हैं, उनका ये किताब में दर्ज है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। बलराज पर जब लगातार CPI माओवादी की तरफ से पर्चे निकल रहे थे, प्रेस विज्ञप्ति निकल रहे थे और उनको पार्टी से निकाल दिया गया था और
इसी क्रम में मेरी बलराज से बातचीत भी हुई थी। मैंने उनसे पक्ष पूछा था कि आपका क्या पक्ष है जो सीपीआई माओवादी की तरफ से आपको पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बलराज से कहना हुआ कि चूंकि सीपीआई माओवादी खुद अभी काफी संकट दौर से गुजर रही है, इसलिए हम उनके किसी भी आरोप पर कोई जवाब नहीं देंगे, मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने जवाब इस तरह से दिया है और वो जवाब यही है कि 12 पॉइंट में इन्होंने पूरी तरह से सशस्त्र संघर्ष को खारिज किया है और नए तरीके का आंदोलन शुरू करने की बात वो कर रहे हैं, जो कि सीपीआईएमएल मास लाइन के तहत चल रहा है। इसको अगर हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें, अगर हम जिसमें कि 2004 में जब सीपीआई माओवादी की स्थापना हुआ था, उस समय सीपीआई माओवादी का मार्गदर्शक लाइन जो था वो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद था। लेकिन अब जब मार्क्स लाइन का निर्माण किए हैं बलराज, उनका मार्गदर्शक लाइन है मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवादी विचारधारा। यही चीज जो है 2004 के पहले पीपुल्स वार का भी था, 2004 के पहले आपको अन्य संगठनों का भी था, जो कि एक बार फिर सामने आया है। यानी हम एक बार फिर कहें, भारत का कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन एक स्टेप पीछे गया है, या यूं कहे उनसे जो निकल के बाहर आए हैं वो एक स्टेप पीछे गए हैं, वो 2004 की स्थिति में पहुंच गए हैं। बहरहाल ये पूरी परिस्थिति है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।